कानून के तहत उनके सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति को इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि वो फलाना परिवार का है। कानून और संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, किसी के व्यक्तिगत एजेंडा के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। और कानून के तहत अगर कानून और जांच एजेंसियों को लग रहा है कि आपसे पुनः पूछताछ करनी चाहिए तो उन्होंने आपको सम्मन भेजा। आगे भी जरूरत होगी तो सम्मन जरूर भेजा जाएगा। जो कांग्रेस के मंत्री का बयान है, इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बयान हो नहीं सकता, क्योंकि कानून संसद में पास हुआ है, दोनों सदनों में पास हुआ है, संविधान के अंतर्गत पास हुआ है। उसको अगर एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेके अपने पद पर बैठे हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं संविधान को लागू नहीं करूंगा, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी शपथ को झूठा साबित किया है। कांग्रेस को ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए अगर उनका विश्वास 1% भी भारत के संविधान के अंतर्गत है तो। और यदि वो चाहते हैं कि असंवैधानिक बातें चलती रहे, जो कि कांग्रेस की परंपरा है, तो वो उसको चालू रख सकते हैं। पर तुरंत ऐसे व्यक्ति को जो संसद द्वारा पारित कानून को एक मंत्री बोलता है कि मैं लागू नहीं करूंगा, तो उससे ज्यादा बड़ी संविधान की धज्जियां उड़ा कोई नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, साथ ही सुमन दुबे और अन्य का भी नाम इस चार्जशीट में शामिल है। कोर्ट ने 25 अप्रैल को इसकी सुनवाई तय की है। जिन जिन लोगों ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में के तहत पैसों का लेन देन किया, पैसों की हेराफेरी की, कानून के तहत उनके सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति को इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि वो फलाना परिवार का है, उनके पिताजी फलाना थे, उनके काका जी फलाना थे, उससे जांच एजेंसियां प्रभावित नहीं होगी। यहाँ पर देश में कानून का शासन है और कानून के अंतर्गत ईडी काम कर रही है। कानून के तहत अगर भारत का पैसा, भारत के लोगों का पैसा की लेन देन में हेराफेरी की गई है, उन सभी लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक सफल रही है। मई अंत तक बिहार के 38 जिलों में इंडी गठबंधन को मजबूत करने की योजना है और एनडीए के खिलाफ जनता बदलाव चाहती है। इंडी गठबंधन ने ऐसा ही बात कह के लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और बिहार में 40 में से 30 से ज्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की। तो ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। बिहार के अंतर्गत एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है। बिहार के अंदर सुशासन की सरकार पुनः बनने वाली है। देखिए, अगर आपको राजनीतिक भारत के संविधान और भारत के कानून पे विश्वास नहीं है तो आप ऐसी बातें करोगे। कानून और संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, किसी के व्यक्तिगत एजेंडा के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। और कानून के तहत अगर कानून और जांच एजेंसियों को लग रहा है कि आपसे पुनः पूछताछ करनी चाहिए तो उन्होंने आपको सम्मन भेजा। आगे भी जरूरत होगी तो सम्मन जरूर भेजा जाएगा। भारत को अब गंभीर चर्चा के बाद आर्थिक हितों को सुरक्षित करना चाहिए। भारत के आर्थिक हित पूर्णतः सुरक्षित है। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि ये टैरिफ, जो टिट फॉर टैट जो टैरिफ का सिद्धांत है, उससे भारत को एक आपदा में अवसर मिलने का पूरा अवसर है, क्योंकि वियतनाम, चीन और बांग्लादेश पर टैरिफ भारत से ज्यादा है। तो टेक्सटाइल में हम पूरे बांग्लादेश को रिप्लेस कर सकते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पे वियतनाम, और जो मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनरी है उसके अंदर हम चीन को रिप्लेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया की जो कंपनियां हैं वो चीन के बाहर भारत में एक सुनहरा भविष्य देख रही है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन सकता है। ये आदरणीय पायलट साहब को इस चीजों का ज्ञान नहीं है, या तो ज्ञान नहीं है या उनके जो राइटर है उन्होंने उनको ये लिख के नहीं दिया। अगर वो ये समझेंगे तो ये पाएंगे कि जो मौजूदा जो टैरिफ वार है उसमें भारत के लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि भारत के जो कम्पिटिटिव कंट्रीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, इंटरनेशनल बिजनेस में, उन सारे कम्पिटिटिव कंट्रीज पर भारत से 10%, 20%, 100% ज्यादा टैरिफ है। तो भले वो सेमीकंडक्टर हो, हार्डवेयर हो, टेक्सटाइल हो, लेदर प्रोडक्ट्स हो, ये जो कंट्रीज भारत से compete करती है उन पे टैरिफ भारत से ज्यादा है। तो भारत उन सारे कंट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग
जो कंपनियां हैं वो भारत में अब निवेश करने का सुनहरा अवसर है और भारत की सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार इस और अग्रसर है। इसी का एक मद्देनजर एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया ताकि विनिर्माण क्षेत्र में, एमएसएमई में, प्रोडक्शन में, लेदर में, टेक्सटाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में बड़ा निवेश भारत में आए और भारत में पूंजी की लागत कम हो। रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम जमीन मामले में पूछताछ के लिए तो आज भी उनसे इसी मामले में देखिए, मैंने कहा जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उनमें कोई पहले का जमाना नहीं रहा कि जांच एजेंसियों को आप जो चाहो वो करा लो। स्वतंत्रता से वो काम करती है, कानून के तहत वो काम करती है और कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को जांच एजेंसियां पाती है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयास किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगर वो दोषी है, उनके ऊपर अगर आशंका है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो जांच एजेंसियां जितनी बार चाहे उन्हें बुला सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। तो कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड स्थापित की गई थी। तमाम तो लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी कि शेयर धारकों के पास शेयर थे उस जमाने के और उनसे पूछे बगैर ये दे दिया गया, तो ये गंभीर तकनीकी प्रश्न था। जहां तक मुझे ध्यान है तो शायद ये शांति भूषण जी ने भी इस विषय के ऊपर कहा था कि उनके पास भी कोई शेयर थे। खैर वो विषय अलग। मैं एक नैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के लगातार 5-6 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित ये तीनों अखबार इस कदर घाटे में कैसे चले गए कि वो बंद हो गए। कांग्रेस सरकारों ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया? अगर केवल कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल के अंदर चुटकी बजाते हुए पूरा हो जाता।